Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, let's move ahead in our course. और आज हम स्टार्ट करते हैं सब्सिडीज़ से, कि सब्सिडीज़ कौन सी ज़्यादा होती हैं, कौन सी कम होती हैं। तो इस इमेज में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार किस में देती है? फूड में देती है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार फूड में देती है, फिर फर्टिलाइज़र आता है और फिर पेट्रोलियम आता है। ठीक है, तो इसमें बस जो क्वेश्चन इस इमेज से पूछा जा सकता है वो यही है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो अगर आपसे कुछ पूछे कि सब्सिडीज़ को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए तो कैसे आएगा? सबसे पहले फूड आएगा, ठीक है, फिर फर्टिलाइज़र आएगा और फिर आखिरी में पेट्रोलियम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं कि डेफिसिट जो हम पिछले में बात कर रहे थे, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो वो सब का हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये डेफिसिट। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना, राइट। कोई चीज़ की कमी हो जाना। मान लो आपको 100 चीज़ें चाहिए होती थी, ठीक है, अभी आपके पास सिर्फ 50 है। ठीक है, तो ये एक डेफिसिट हो गया। जितना आपको चाहिए उससे आपके पास कम चीज़ है। ठीक है, तो किसी चीज़ की कमी हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डेफिसिट। अब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डेफिसिट कैसे डिफाइन होगा? कि देखिए, गवर्नमेंट के टर्म्स में जो गवर्नमेंट है उसका डेफिसिट हम कैसे डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू आता है। हमने बजट में पढ़ा था ना कि बजट किससे कंप्राइज होता है। एक रेवेन्यू यहाँ पे था, है ना, फिर यहाँ पे कैपिटल था, फिर हम देखा था कि रेवेन्यू जो है रेवेन्यू रिसीव्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिवाइडेड होता है, फिर कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। हमने ये देखा था, है ना। तो जो रेवेन्यू रिसीप्ट, अभी हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है, ठीक है, जो इनकमिंग मनी आता है ना, और जो गवर्नमेंट जो है वो जो स्पेंड करती है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। कितना आपके पास पैसा आ रहा है और आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है। अगर ज़्यादा जा रहा है, जितना आ रहा है अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो क्या होगा? तो डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि आपको खर्चा ज़्यादा करना है। आपके पास आ कम रहा है बट खर्चा आपको ज़्यादा करना है, तो यू आर इन डेफिसिट, राइट। ये मतलब होता है। अब देखो, ये हो गया। अब देखो, अब दूसरा कंसेप्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। इसका क्या मतलब है? इफेक्टिव रेवेन्यू, ईआरडी बोलते हैं हम इसको। इसका क्या मतलब है ये भी हम देख लेते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि देखो, अब देखो, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें एक चीज़ आपने देखा था कि जब हम पीछे वो पढ़ रहे थे, बजट पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें जो ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ग्रांट्स स्टेट बॉडीज़ या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज़ को देती है, वो भी किस में आता है? वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना। जो भी ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है और लोकल बॉडीज़ को देती है, वो भी इसमें आता है। ठीक है, बट ये जो ग्रांट दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें से हो सकता है ना कि कुछ पार्ट जो है वो कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज़ हुआ हो। ठीक है, ये जो ग्रांट इसने दिया, जो ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया, और मान लो उसमें से कुछ पैसा, है ना, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी ने कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज़ कर लिया। ठीक है, कैपिटल एसेट जैसे रोड बना दिया या पब्लिक हेल्थ की हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल बना लिया। दीज आर कैपिटल एसेट्स, राइट। ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं, ये एक्सपेंडिचर है बट दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये एक्चुअली में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए। ठीक है, हमको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। अगर मैंने ये ग्रांट वाला पैसा कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज़ कर दिया, ठीक है, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया ना। समझ में आ रहा है? ऑल्दो वो पार्ट नहीं हुआ, ये जो ग्रांट्स होते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। बट अगर यही पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैपिटल एसेट्स बनाने में यूज़ कर देती है, तो वो क्लियरली एक्यूरेटली रेवेन्यू डेफिसिट को नहीं दर्शाएगा, मतलब नहीं रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना उसको हम इससे माइनस कर देते हैं। मतलब क्या है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट है, इसमें हम वो पैसा माइनस कर देते हैं जो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है या लोकल बॉडीज़ को दिया है, जो उन्होंने किस में यूज़ किया है? कैपिटल एसेट्स के फॉर्मेशन के लिए जो पैसा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब इस एक्सपेंडिचर में वो भी ग्रांट्स इंक्लूड हैं जो कैपिटल एसेट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पैसा हमको हटाना पड़ेगा ताकि हमको इफेक्टिव डेफिसिट मिल पाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स में से हम वो वाला पैसा जब माइनस कर देते हैं जो ग्रांट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो वो जो आता है
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या मतलब है इसका। देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, माइनस ग्रांट्स टू वेरियस बॉडीज विच वर स्पेंड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, ऐसी ग्रांट्स जो लोकल बॉडीज़ को दी हों, सेंट्रल स्टेट बॉडीज़ को दी हों, किसी भी बॉडी को दिया हो, ऐसे ग्रांट्स जो जिससे कैपिटल एसेट बने हो हमारे। ठीक है, वो पैसा हम इस रेवेन्यू डेफिसिट में से जब माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, समझ में आया? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स टू वेरियस बॉडीज विच वर स्पेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट इनकर्स अ रेवेन्यू डेफिसिट, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट का आता है गवर्नमेंट में, it implies that the government is dissaving and is using up the savings of the other sectors of the economy to finance a part of its consumption expenditure। ठीक है, अगर देखो रेवेन्यू डेफिसिट हाई है, अगर डेफिसिट गवर्नमेंट का हाई है रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर रही है, स्पेंड ज़्यादा कर रही है, रेवेन्यू कम आ रहा है। ठीक है, अगर रेवेन्यू कम आ रहा है ना, अगर रेवेन्यू कम आ रहा है और स्पेंडिंग ज़्यादा है, तो ये जो एक्सेस स्पेंडिंग हो रही है वो उसका पैसा कहाँ से आएगा? उसका पैसा कहीं से तो गवर्नमेंट लाएगी ना, चाहे वो बोरोइंग करके लाए, ठीक है, या फिर वो अपनी सेविंग्स को यूज़ करे जो बाकी सेक्टर से उनके पास सेविंग्स आई हैं। समझ में हो? जब आपके पास मान लो आपकी जॉब चली गई, ठीक है, लेट्स से आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी बट आपका एक्सपेंडिचर तो उतना ही रहेगा, तो आप एक्सपेंडिचर कैसे करोगे? उन सेविंग से पैसा लेके यूज़ करोगे ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट का जब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है और रेवेन्यू कम आ रहा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसकी सेविंग्स होती हैं बाकी सेक्टर से, वो पैसा इसमें यूज़ करती है। तो उसका यही मतलब है। ठीक है, यही बोल रहा है। गवर्नमेंट विल या तो बोरो करे, ठीक है, गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो नॉट ओनली टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो इट्स कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट को या तो बोरो करे या फिर अपनी सेविंग्स को यूज़ करे। ठीक है, यही सब वेज हैं जैसे वो एक्सपेंडिचर अपना मेंटेन कर सकती है। ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कमिटेड एक्सपेंडिचर, इट कैन नॉट बी रिड्यूस, सो गवर्नमेंट रिड्यूसेस कैपिटल प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू लोअर ग्रोथ। अभी देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट है। इसका ये बोल रहा है कि मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब हम जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या क्या पार्ट होता है? सैलरीज एंड पेंशन होती हैं। ठीक है, सैलरीज एंड पेंशन होती हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। अब क्या आप ये कल को बोलोगे कि हम आपको सैलरी नहीं दे रहे, हम आपको वो पेंशन नहीं दे रहे? ये तो आपको देना ही पड़ेगा ना, चाहे आपके पास रेवेन्यू आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, ये तो आपको देना ही है। दिस इज़ अ कमिटेड एक्सपेंडिचर, ये आपको देना है। आप एलपीजी पे जो सब्सिडी देते हो, ठीक है, ये सरकार की स्कीम है कि एलपीजी पे सब्सिडी मिलेगी। इसको सरकार अभी फॉर द टाइम बिंग दे कांट जस्ट अनडू इट कि भाई नहीं अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं सरकार बोलेगी अब हम नहीं देंगे सब्सिडी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है दैट इज़ अ कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब जाना ही जाना है, आप उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब एक्सपेंडिचर आप कम नहीं कर पा रहे हो, आपका उतना ही है, रेवेन्यू उतना ही आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लो गवर्नमेंट का प्लान था कि हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेंगे, हम एजुकेशन को बनाने के लिए नए स्कूल्स लॉन्च करेंगे, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास जब पैसा नहीं होगा तो इसको स्क्रैप कर देगी। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ये जो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा होना था वो अब नहीं होगा। तो वो नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रोथ हैम्पर करेगी। हम तो यही बोलते हैं ना, डेवलपमेंट इकोनॉमी का कब होता है? जब हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो, जब आपका लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, आप हेल्थ पे खर्चा कर रहे हो, आप R&D पे खर्चा कर रहे हो, आप एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खर्चा कर रहे हो, तभी आपका इकोनॉमी बढ़ता है, राइट? तो इससे क्या होगा? ग्रोथ लो हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब रेवेन्यू डेफिसिट हाई होता है गवर्नमेंट का, तो लोअर ग्रोथ को इंडिकेट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करने के लिए बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उससे पैसा लेती है, और ऑब्वियसली वहाँ पे फिर कम खर्चा होगा, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ऑलमोस्ट वो सारा कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, उसको आप फॉरगो नहीं कर सकते, राइट? तो ये मतलब है। अब हम आगे देखते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अभी हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है। अब देखते हैं पहले कि टोटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, ठीक है। हम जब बजट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रेवेन्यू में दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स RR, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर RE, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और कैपिटल में भी ऐसे ही दो होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे ही होता है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर। और ऐसे ही टोटल रिसीप्ट क्या हो जाएगा?
रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है, जितना टोटल पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं तो जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट। तो पहला तो चीज़ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, इससे मैनिपुलेट करेंगे फॉर्मूलेज, क्योंकि यूपीएससी आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट क्या होता है, वो घुमा फिरा के अंदर घुस के पूछता है, ठीक है। तो हम वो घुस के इसमें चीज़ पढ़ेंगे। अब हमको ये पता चल गया कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट जो है दैट इज कॉल्ड अपना फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि ये जो इसको हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आया है और जो टोटल रिसीप्ट्स आया है उससे हम क्या गेन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो देखो अभी क्या है, ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स है, ठीक है। इसमें हम क्या, अब देखो ये जो रेवेन्यू ये जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, इसमें एक होती है डेट रिसीप्ट्स, ठीक है, जो लोन लेके आती हैं, और एक होती है नॉन डेट रिसीप्ट्स, ये भी हमने देखा था, ठीक है, नॉन डेट रिसीप्ट्स। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, ये जो डेट रिसीप्ट्स होती है ना, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, चलो देखते हैं। जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट होता है वो क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, हमने देखा था कि टोटल रिसीप्ट्स होती हैं, बट इस टोटल रिसीप्ट्स में से हम वो वाला पार्ट हटा देते हैं जो डेट रिसीप्ट्स होती हैं, जो डेट कैपिटल रिसीप्ट्स होती है ना, उस पार्ट को हम हटा देते हैं। तो रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स इसमें इंक्लूड होती हैं। क्या मतलब है, देखो क्या मतलब है इसका। हमने देखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स होती थी। टोटल रिसीप्ट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, कैपिटल रिसीप्ट्स। अब कैपिटल रिसीप्ट्स दो टाइप की होती हैं, एक डेट रिसीप्ट्स होती हैं, एक डेट कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, और एक कौन सी होती हैं, एक होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, है ना, नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो कैपिटल रिसीप्ट्स वाला पार्ट है ना, इतना, इसमें से हम ये जो डेट वाला पार्ट होता है, ये जो डेट वाला पार्ट होता है, जो लोन वाला पार्ट होता है, जो गवर्नमेंट लोन लेती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसको हम हटा देते हैं इस फॉर्मूले से। क्यों हटाते हैं, क्योंकि भाई देखो जो लोन है वो तो आपको वापस करना ही है, ठीक है, वो एक्चुअल डेफिसिट नहीं रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लोन तो वो आप वापस करोगे ही, आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, लोन तो आप वापस करोगे ही, ठीक है। तो वो एक्चुअल डेफिसिट नहीं है, डेफिसिट मतलब होता है कि कितना पानी में हो आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टोटल ये जो कैपिटल रिसीट्स हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से हम जो डेट वाला पार्ट होता है उसको हम हटा देते हैं। हमने पढ़ा था ना कैपिटल रिसीट्स में दो टाइप के रिसीट्स होते हैं, एक तो डेट होता है ना, नहीं पढ़ा तो पिछले वाले लेक्चर जाके देखो, एक डेट होता है और एक नॉन डेट होता है ना। तो हम इसमें ये जो डेट वाला पार्ट है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तब जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो क्या हुआ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स था, बट उस रिसीप्ट्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, डेट वाला पार्ट माइनस कर दिया, डेट कैपिटल रिसीप्ट जो है वो हमने माइनस कर दी थी। तो हमारे पास बचा क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है, क्योंकि हम इसमें अगर डेट ऐड कर देंगे तो वो कैपिटल रिसीप्ट्स हो जाएगा, और कैपिटल रिसीप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज टोटल रिसीप्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुल मिला के आपको याद क्या करना है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। तो आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो होता है उसमें हम डेट रिसीप्ट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, डेट रिसीप्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेट रिसीप्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब इस फिस्कल डेफिसिट को हमको फाइनेंस कर तो करना है ना, सरकार अगर ज़्यादा खर्चा कर रही है और आपके पास डेफिसिट है, आप कहीं से तो पैसा लाओगे, तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा आता है बोरोइंग से, ठीक है, बोरोइंग से आता है। हमने पढ़ा था ना कि, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स हैं उसमें एक डेट रिसीप्ट्स होती हैं ना, अभी मैंने बताया, फिर नॉन डेट होती हैं, ठीक है, एक नॉन डेट भी होती हैं। तो ये डेट होती हैं, दीज आर द लोन्स, दीज आर द बोरोइंग्स, इसमें ये एक इंटरनल होती है ना, और एक एक्सटर्नल होती है। तो ये जो बोरोइंग्स होती है ना, इसी से ही फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को अपना डेफिसिट फाइनेंस करना है, तो वो पैसा बाहर मार्केट से लेगी तभी तो फाइनेंस कर पाएगी। और पैसा कहाँ से आएगा, पैसा लोन से आएगा, वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, इन दोनों जगह से आएगा। तो ये जितना भी लोन वाला पार्ट है, जितना भी लोन वाला पार्ट है, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो कोई और हो, ठीक है, वो सारा किसको फाइनेंस करता है, वो सारा फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करता है। तो इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है,
इट इज़ ऑल्सो द नेट बोरोइंग, ठीक है, जितना सरकार बोरो कर रही है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो द फिजिकल डेफिसिट, क्योंकि बोरोइंग से ही फिजिकल डेफिसिट काउंट ब्रिज हो रहा है। मान लो फिजिकल डेफिसिट 1 लाख करोड़ का है, ठीक है, तो इस 1 लाख करोड़ को फाइनेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो 1 लाख करोड़ का लोन लेगी, ठीक है। अब ये जो लोन है वो बहुत तरीके से आ सकता है, ये आरबीआई से आ सकता है, ये बाहर कोई एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, या फिर ये डोमेस्टिकली भी बोरो कर सकती है, राइट। तो ये जितना भी बोरोइंग सरकार कर रही है, जितना भी बोरोइंग कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। तो ये अलग तरीके से भी फिजिकल डेफिसिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक तो ये है ही कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ये तो है ही, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि बोरोइंग करके ही तो गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करेगी। तो ये वैल्यू इसकी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की और बोरोइंग्स की, वो दोनों क्या होंगी, वो दोनों बराबर होंगी, राइट। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो जो हमारी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है दैट इज इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स। अब टोटल बोरोइंग्स क्या होंगी, दैट वुड बी नेट बोरोइंग्स एट होम, जो इंडिया से इंडिया से बोरिंग हो रही है। इंडिया से कैसे सरकार पैसा बोरो कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करके, स्मॉल सेविंग स्कीम से इशू करके, जो कॉमर्शियल बैंक्स एसएलआर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हमने पढ़ा था ना कि एसएलआर मैंडेटरी है बैंक्स के लिए, कि बैंक्स कुछ पार्ट ऑफ जो पैसा है वो एसएलआर मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल से में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, ये भी तो बोरोइंग है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो इसको वापस करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया नेट बोरिंग एट होम। नेट बोरिंग एट होम मतलब इंडिया से डोमेस्टिकली कितना बोरो हो रहा है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जो हम लोग स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं वो, ठीक है, डायरेक्टली जो पब्लिक इन्वेस्ट करती है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में वो, और जो बैंक्स एसएलआर में इन्वेस्ट करते हैं वो, ठीक है, प्लस द बोरिंग फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से कुछ लोन अगर गवर्नमेंट लेती है तो वो हो गया, या फिर जो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया या बाहर की कंट्री से कोई लोन आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन दिस, ठीक, इन दिस बोरोइंग्स, ठीक है। तो ये जब टोटल बोरोइंग्स हम देखते हैं तो ये टोटल बोरोइंग्स क्या होती हैं, दिस टोटल बोरोइंग्स इज अ फिजिकल डेफिसिट ओनली, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट ब्रिज कैसे करती है, बोरोइंग्स के थ्रू, ठीक है। तो समझ में आ गया। दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, एक तो फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव, ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसीव्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीव्स। इन शॉर्ट आपको वो वाले रिसीप्ट्स माइनस करने होते हैं जो डेट कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, जो डेट कैपिटल रिसीप्ट्स हैं वो टोटल में से माइनस करना रहता है, ठीक है। तो तब आता है हमारा ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, एंड इन शॉर्ट इट्स ऑल्सो इक्वल टू द टोटल बोरोइंग्स, नेट बोरोइंग्स। तो नेट बोरोइंग्स हमारी क्या है, नेट बोरोइंग्स एट होम प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। अब हम और तरीके से इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, इसको और तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो कैसे आएगा, क्या मैं फिजिकल डेफिसिट को ऐसे लिख सकता हूँ, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। ऐसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो ये जो माइनस वाला साइन है ना, इसको ब्रैकेट में ले जाओ, तो क्या आएगा, हमने पढ़ा था ना टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, है ना, यही तो आएगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही तो है टोटल एक्सपेंडिचर। और जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से दिखा देता हूँ, हौच पौच हो गया थोड़ा ना। देखो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हमने क्या पढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, है ना, यही है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट। ये बस माइनस मैं इसको अंदर ले गया, नहीं तो ये ऐसे करके प्लस था, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। अब इस टोटल एक्सपेंडिचर को मैंने ब्रेकअप कर दिया, किस में ब्रेकअप किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लस किस में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, किस में किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी चल नहीं रहा ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर में माइनस क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये और ये जब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस रेवेन्यू रिसीव्स करता हूँ तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, है ना। तो ये हो गया रेवेन्यू डेफिसिट प्लस क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीव्स, ठीक है, यही हो गया ना। तो ये भी फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला है। तो ऐसे कर करके यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूले से बताओ या ऐसा कुछ बताओ, ये आपको थोड़ा ड्रिल डाउन करके पूछेगा, ठीक है। बेसिक मैथ सही है, ठीक है। तो क्या हो गया, सॉरी, तो क्या हो गया, तो ये ऐसे फॉर्मूला आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिजिकल डेफिसिट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। देखो प्राइमरी डेफिसिट का गोल क्या होता है कि हम प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकालते हैं। पहली बात तो वो ये निकालते हैं कि एक्चुअली में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका एक्चुअल में डेफिसिट कितना है, ठीक है। द गोल ऑफ मेजरिंग प्राइमरी डेफिसिट इज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस, ठीक है। क्या मतलब है इसका। अब देखो जो ये ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है इसके फॉर्मूले में हमने देखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और टोटल रिसीप्ट्स है, ठीक है, जिसमें से हम जो डेट कैपिटल रिसीप्ट्स है उसको हम हटा देते हैं। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर में वो भी तो पैसा इंक्लूडेड है जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है। हमने देखा था ना कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है, वो भी एक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। जो भी गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, तो वो भी उसका एक एक्सपेंडिचर है, करेक्ट। बट अब मान लो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, उसने लोन ले रखा था, ठीक है, उसने लोन ले रखा था 10-15-20 साल का, उस पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। जो नई गवर्नमेंट आई है, जो मोदी गवर्नमेंट आई है, वो भी इंटरेस्ट पे कर रही होगी इस पर, समझ में आ रहा है। जो मनमोहन सिंह की सरकार ने लोन लिया था, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मोदी गवर्नमेंट भी पे कर रही है, ठीक है। तो क्या ये मोदी गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट तो पुरानी वाली गवर्नमेंट ने ये तो इंटरेस्ट उस लोन पे पे हो रहा है ना जो पुरानी वाली गवर्नमेंट ने पे किया था। और ऐसे ये टर्म टू टर्म जो है वो एडअप होता जाता है, समझ में आ रहा है। अब मोदी गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो वो आगे आने वाली गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट पे करेगी, समझ में आ रहा है, वो भी पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है लोन पे, दिस इज़ अ वेरी मतलब इसको दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू डेफिसिट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है। तो उस ट्रू पिक्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है ना उसको हम हटा देते हैं फिजिकल डेफिसिट में से, ठीक है। तो तब आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट? जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसमें से हम जब नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, कि नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ वही हैं जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखे थे, उस पर जब जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है, वो जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। दैट इज कॉल्ड अ ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो कोई पूछे कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है तो क्या बोलोगे? फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये याद रखना कि ये नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट कर रही है माइनस इंटरेस्ट रिसीप्ट्स जो गवर्नमेंट के पास आ रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है पुरानी गवर्नमेंट ने, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा लोन लिया होगा, लोन दिया भी होगा पुरानी गवर्नमेंट ने, तो जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और जो लोन उन्होंने ले रखा था उस पर इंटरेस्ट ये लोग दे रहे होंगे। तो ये जो नेट में होता है ना उसको हम माइनस करते हैं, समझ में आ रहा है, उसको हम माइनस करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है और जो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसको हम माइनस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो वो हम माइनस करते हैं किससे? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट में से। तो कोई पूछे कि ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है तो क्या बोलोगे? ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। और नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ क्या होता है? इट इज़ अ इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार दे रही है माइनस द इंटरेस्ट रिसीव जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है, ऑन डोमेस्टिक लैंडिंग। तो दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।